नमस्कार। घड़ी में बज रहे हैं 9 बजे रात के और अब वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुंदनी गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सौंपा। अनियंत्रित वाहन सड़क किनारे खड़े लोगों पर चढ़ा, प्रदेश के डीग क्षेत्र के औ गांव में हुआ हादसा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया दौरा, रायसिंह नगर व अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। अजमेर के डिग्गी बाजार की फैंसी दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ नष्ट। वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ डीएफओ की बड़ी कार्रवाई, देर रात 3 ट्रैक्टर जब्त किए। बयाना में इंद्रदेव का रौद्र रूप नजर आया, 3 घंटे में 4.5 इंच बारिश, मौसम हुआ सुहाना। जैसलमेर की देगराय ओरण में लौटी खुशियां, इंडियन कॉर्सर पक्षी की वापसी से खुशी की लहर। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने किया नागौर का दौरा, यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल का सौंदर्यीकरण कार्य 6 माह से अधूरा, डीडवाना में प्रशासन पर उठे सवाल। भरतपुर के चंबल पेयजल परियोजना में हुआ हादसा, वाटर रिसाइकल प्लांट में डूबा श्रमिक, मौत से हड़कंप। अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों से मिल रहा है न्याय और राहत, डीग जिले में विभिन्न स्थानों पर हो रहा है आयोजन। नगर परिषद का सहायक नगर नियोजक 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नागौर नगर परिषद में की कार्रवाई। बांसली नाले में मिला अज्ञात युवक का शव, जोधपुर पुलिस जांच में जुटी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के सुंदनी गांव में होटल कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की बहन को अहमदाबाद में सूचना दी। कुछ समय बाद उसकी बहन भी एमजी अस्पताल में पहुंच गई। लोहरिया थाना के एएसआई हेमंत कुमार ने बताया कि 30 वर्षीय कमलेश पुत्र रतन जी निवासी भचड़िया डूंगरपुर के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश भी प्रारंभ कर दी है। मृतक है कमलेश पिता रतन जी, गांव गुजरिया, थाना सरोदा, जिला डूंगरपुर का है। ये सुबह वहाँ सुन्नी से उसके होटल पे काम करता था, वहाँ जा रहा था, कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारी। अज्ञात वाहन की टक्कर? हाँ, ये पैदल ही था? ये पैदल था। अज्ञात वाहन की टक्कर से इसकी मौत हुई है। प्रदेश के डीग क्षेत्र के औ गांव में सुबह दुकान के बाहर खड़े लोगों पर एक अनियंत्रित वाहन चढ़ गया। हादसे में 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार औ गांव में कुछ लोग एक दुकान के बाहर खड़े थे। इसी दौरान सड़क से गुजर रहा एक वाहन अनियंत्रित हो गया और दुकान की पेड़ी पर खड़े लोगों पर चढ़ गया। हादसे में इसी गांव के निवासी अनुज 36 वर्ष व जीता 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने घटना की जानकारी एम्बुलेंस और पुलिस को भी दी। इसके कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां पहुंची तो सभी घायलों को निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी को भरतपुर रेफर कर दिया गया। घायलों का भरतपुर के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल श्री गंगानगर जिले में अनूपगढ़ व रायसिंह नगर में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दिल्ली बीकानेर सराय रोहिला ट्रेन से वे सुबह करीब 9 बजे रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पूर्व विधायक बलवीर सिंह, लूथरा नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सिंचाई पानी को लेकर चल रही समस्या के समाधान को लेकर वे किसानों एवं जिला प्रशासन से चर्चा करेंगे और इसका समाधान सिंधु जल समझौते में अतिरिक्त बचने वाले पानी को लेकर प्लान बनाकर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनूपगढ़ का दौरा करेंगे, जबकि कल रायसिंह नगर क्षेत्र में दौरे पर रहेंगे एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली। आपका बजट किस आराम से चुप 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 विजिट है गंगानगर जिले में भी है और मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र की जो विधानसभा अनूपगढ़ विधानसभा उसमें तो आने वाले समय में जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हम सिंधु जल समझौता कहते हैं वो अभी कैप्टन अबेंड्स है, तो उसका जो पानी अतिरिक्त रहेगा उसको इस क्षेत्र में कैसे हम वितरण की दृष्टि से बड़ा एक प्लान बना सकें। उस सिलसिले में किसानों से भी वार्ता है, जिला प्रशासन से भी वार्ता है, जो इस चीज़ों को जानते हैं ऐसे एक्सपर्ट से भी चर्चा है। तो अलग बहुत टेक्निकल विषय को लेकर के मेरा ये दौरा है। थैंक यू सर। प्रदेश के अजमेर के डिग्गी बाजार में स्थित एक फैंसी सामान की दुकान में सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी दुकान चपेट में आ गई। आग से दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। वहीं आग इतनी तेज थी कि आसपास की कुछ दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। अल सुबह हुई इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। दूसरी ओर दुकान में आग लगने से हुए नुकसान के कारण दुकान मालिक का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आसपास के दुकानदारों को भी आग से काफी नुकसान हुआ है। घटना के संबंध में जांच चल रही है। पहले पुलिस वाले खड़े थे, हमारे आने से पहले यहाँ आग लग गई थी अंदर। शॉर्ट सर्किट हुआ है, मेरे को लगता है कोई शॉर्ट सर्किट से हुआ है अंदर। हाँ, शॉर्ट सर्किट से लगा है। अच्छा, आपने फोन किया पुलिस वालों को, वो भी आई, गाड़ी भी आ गई है अभी। किस जगह बात है? ये डिग्गी चौक की बात है। ये डिग्गी कपड़ा मार्केट है, अंदर राजू फैंसी वाले की दुकान है ये भैया। उसके अंदर आग लगी है? हाँ, उसके अंदर आग लगी है। फायर ब्रिगेड आ गई? हाँ, आ गई, गाड़ी आ गई है, बस हो गई है, बुझ गई है, बुझा दी उन लोगों ने आग। आपका नाम? हो गई है। आपका नाम? मेरा नाम गगनदास शर्मा। रहा था तो हम सब पड़ोसी आए तो पुलिस वालों ने बोला हमको हथौड़ी ला के दो। अच्छा, क्या तो हम भाग के घर से हथौड़ी लेके आए और इनको दी। बाकी सब इन पुलिस वालों ने बेचारों ने सब देखा इसको क्या करना है क्या नहीं करना। शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? शॉर्ट सर्किट था क्या? अब ये हमें मालूम नहीं है, ये तो अब आप इंक्वायरी करेंगे। दुकान की चीज़ की थी? दुकान फैंसी की थी दुकान। फैंसी की थी। कितने बजे की बात है? ये करीबन 4 बजे 4:30 बजे 4 साढ़े 4 बजे हम सारे पड़ोसी नीचे आ गए थे। हमने देखा यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट, यहाँ से धुआं निकल रहा था। इन्होंने भाई साहब ने ये जो ऊपर रहते हैं इन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया। बाद में इन्होंने ये सब कंट्रोल किया। आपका नाम? मेरा नाम हरीश कुमार है। ये सर हमें सूचना मिली थी कि डिग्गी बाजार दुकान में आग लगी है। किसी फैंसी स्टोर टाइप है ये दुकान, उसमें आग लगी थी। तो हमने हमारी फायर ब्रिगेड से तुरंत गाड़ी रवाना करी और मौके पर पहुंचे हम। यहाँ पर देखा तो आग थोड़ी भयंकर थी, उसको कंट्रोल किया हमने और आग पे काबू पा लिया। कितने बजे की बात है? ये 5:15 बजे करीब आग लगी थी सर, इसकी सूचना मिली थी सर। आपका नाम? मुकेश आग चौधरी, फायरमैन। प्रदेश के 12 जिले में वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। उप वन संरक्षक अनिल यादव के नेतृत्व में छबड़ा रेंज के विभिन्न वन क्षेत्रों में मक्का की बुआई और हकाई करते हुए 3 ट्रैक्टर मौके से जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई मंगलवार देर रात को अंजाम दी गई।
नाका कड़ियाहाट के पटपड़ी वनखंड कोटड़ा मेघनाथ में एक ट्रैक्टर को मक्का की बुआई करते पकड़ा गया। इसी तरह नाका पाली के अंतर्गत मोरेली वनखंड टूटी बल्डी में एक और ट्रैक्टर अवैध हकाई करते हुए पकड़ा गया। वहीं उदयपुरिया वनखंड घट्टा में भी बुआई करते हुए तीसरा ट्रैक्टर जब्त किया गया। वन विभाग के अनुसार अब तक कुल 5 ट्रैक्टर जब्त किए जा चुके हैं। इस रात्रिकालीन अभियान में क्षेत्रीय वन अधिकारी भारत राठौड़, मोहम्मद अखलाक, बलराम सहरिया, जितेंद्र सहरिया, राकेश चौधरी, अरविंद चौधरी, सनी देओल सहरिया, कल्लू सिंह मीणा और इंदर राज नागर जैसे अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। वन विभाग की इस सक्रियता से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। उप वन संरक्षक अनिल यादव ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानसून के आगमन के साथ ही प्रदेश के बयाना में इंद्रदेव ने अपने पूरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीती रात 2 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने मात्र 3 घंटे में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद भी रुक रुक कर कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे पूरा मौसम सुहावना हो गया। इस जोरदार बारिश के चलते बयाना की पहाड़ियों पर स्थित प्राकृतिक तालाबों, सप्तकुंडों, इमलिया कुंड और झरनों की रंगत निकर उठी। दर्र बराहना और ब्याल खोह के पहाड़ी झरने भी बाढ़ की भांति उफन पड़े हैं, जिससे मनमोहक दृश्य बन गए हैं। बारिश का सबसे बड़ा असर बयाना उपखंड और भरतपुर जिले के सबसे बड़े बंद बारेला पर भी देखने को मिलता है। बांध का जलस्तर अपनी 29 फुट भराव क्षमता के मुकाबले अब बढ़कर करीब 25 फुट तक पहुंच गया है, जो कि एक अच्छा संकेत बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बयाना के हर नगर कंट्रोल रूम पर 80 mm, बयाना कस्बे के सिंचाई विभाग कार्यालय कंट्रोल रूम पर 111 mm और बंद बारेठा स्थित कंट्रोल रूम पर 65 mm बारिश दर्ज की गई। इस मानसूनी सीजन की यह सर्वाधिक बारिश बताई जा रही है। बयाना में रात से ही बारिश हो रही है और अब भी बारिश हो रही है। चारों तरफ पानी पानी भर चुका है। सभी झरने, नाली सब में खूब पानी आ रहा है। इससे मौसम भी बहुत सुहाना हो गया है और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बयाना में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और बहुत जोर की बारिश है। इस बारिश से बयाना में चारों तरफ पानी पानी हो गया है। बिजली जन बस्ती, ज़्यादा बस्ती में बहुत पानी चल रहा है। जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ एक दुर्लभ और विलुप्तप्राय पक्षी इंडियन कोर्सर की वापसी ने पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों को नई उम्मीद दी है। यह पक्षी दक्षिण और पूर्व दिशा से उड़कर देगराय ओरण में देखा गया है, जो इस क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इंडियन कोर्सर पक्षी अपनी विशिष्ट घोंसला बनाने की आदत के लिए जाना जाता है। ये पक्षी खासकर पथरीली सतह पर बिना किसी घास फूस के अपना घोंसला बनाते हैं। इनके अंडों का रंग जैसलमेर के स्थानीय पत्थरों, जिन्हें गेंगचिया या पी ग्रेवल कहा जाता है, से हूबहू मिलता है। यही कारण है कि ये पक्षी इन्हीं पत्थरों के बीच अंडे देते हैं, जिससे वे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह सावता ने बताया कि ये पक्षी मानसून से ठीक पहले जैसलमेर के खुले मैदानों और नदी किनारों पर आते हैं। यहीं वे प्रजनन करते हैं और बच्चों को बड़ा करके मानसून के बाद वापस दक्षिण और पूर्व दिशा में लौट जाते हैं। दक्षिण भारत के विशेषज्ञों के अनुसार इंडियन कोर्सर की आबादी में तेजी से गिरावट आई है। जहां कभी ये पक्षी बड़ी संख्या में देखे जाते थे, वहीं अब उनकी झलक भी दुर्लभ हो गई है। ऐसे में जैसलमेर की देगराय ओरण में इन पक्षियों का कुनबा बढ़ना एक बेहद सकारात्मक संदेश है। यह इलाका अब उनकी सुरक्षा और प्रजनन के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जैसलमेर अब न केवल अपने रेत के टीलों और कीलों के लिए, बल्कि दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित शरण स्थली के रूप में उभरेगा। देगराय ओरण में बड़ी खुशी है हमें कि यहाँ इंडियन कोर्सर का कुनबा बढ़ रहा है। यहाँ पक्षी ने अपना प्रजनन दिया है और यह पक्षी यहाँ चट्टानी, जहाँ मगरे और समतल भूमि होती है, वहाँ ये प्रजनन करता है। पिछले आज से 2 साल पहले इस पक्षी का प्रजनन जो रिकॉर्ड किया गया था इंडियन कोर्सर का, और अभी हमें यहाँ 2 पक्षी मैंने यहाँ देखे और रिकॉर्ड किया है। बड़ी खुशी की लहर है कि उनके
बच्चे जो भी बड़े हो गए हैं, प्रजनन हो रहा है यहाँ ये इस पक्षी का, क्योंकि निरंतर विलुप्ति के कगार पे जीव जंतु और पक्षी इनके आश्रय स्थल खत्म होते जा रहे हैं। इन कारण इनका रहना बहुत मुश्किल का काम हो गया है, क्योंकि जो जगह है, जंगल है, वो सब खत्म हो रहे हैं। अभी देगरा उरण में इनकी जो साइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये भारतीय पक्षी है, तो यहाँ इसको प्रजनन देगरा उरण में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के महाप्रबंधक अमिताभ ने नागौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नागौर रेलवे स्टेशन और विभिन्न विभागों का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। महाप्रबंधक अमिताभ ने नागौर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और स्टेशन बिल्डिंग के निर्माण कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से नागौर स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने बताया कि यह नई सुविधा यात्रियों, विशेषकर बच्चों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा के समय में मनोरंजन का बेहतर विकल्प प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य सुधारात्मक उपायों पर भी विचार करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक अमिताभ ने इस बात पर जोर दिया कि नागौर, मारवाड़, मुंडवा और मेड़ता रोड रेलवे स्टेशनों को लेकर आसपास के नागरिकों की यह अपेक्षा है कि यहाँ अधिक गाड़ियों का ठहराव हो। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से ये स्टेशन अनेक बड़े कस्बों, धार्मिक स्थानों और गांवों के नज़दीक के सुगम एवं केंद्रीय रेलवे स्टेशन है। यदि यहाँ अधिक गाड़ियों का ठहराव होता है तो इस क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कोरोना काल से पूर्व जिन गाड़ियों का यहाँ ठहराव होता था, उनके पुनः ठहराव की भी जनता की अपेक्षा का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि मारवाड़ मुंडवा रेलवे स्टेशन रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और रेलवे इस कार्गो को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस दौरे में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक लोकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर संकेत और संचार अनुपम कुमार, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर सामान्य मुकेश कुमार मीणा, वरिष्ठ मंडल संरक्षक अधिकारी मुकेश मीणा, इंजीनियर कर्षण विपिन कुमार, सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजकुमार वाधवानी सहित अनेक सेक्शन अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे। वाणिज्य प्रबंधक निरीक्षक मधुसूदन आसोपा, निर्माण कार्यों के निरीक्षक प्रमोद कुमार और स्टेशन अधीक्षक सहित स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। महाप्रबंधक का यह दौरा रेलवे द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और अधोसंरचना के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दौरे में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक लोकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर मनोहर सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर अनुपम कुमार, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर मुकेश कुमार मीणा सहित कई अधिकारियों और विशेषज्ञों ने ये जो निरीक्षण है बीकानेर से लेकर मेड़ता रोड तक का, इसके कई सारे अभिप्राय हैं और कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहला तो सेफ्टी है और आप सभी जानते हैं कि रेल यातायात सबसे ज़्यादा सुरक्षित मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और अभी बारिश का समय है। बारिश के समय रेलवे ट्रैक का रखरखाव करना, उसको सेफ रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है इस इंस्पेक्शन का वो ये देखना है कि सेफ्टी की तरफ से हम लोग जागरूक हैं, हमारे जो रेलकर्मी हैं वो सजग हैं, उनके पास जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, जो टूल्स होने चाहिए, वो सारे उनके पे उपलब्ध हैं कि नहीं है। वो सारे खुश और मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए, उनकी कोई तकलीफ नहीं है। तो सबसे पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि इस सेक्शन में कुछ स्टेशनों पे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। आप लोगों ने देशनोक के बारे में सुना होगा, जो कि 22 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका स्वयं पधार के उद्घाटन किया और इसके साथ और भी 103 स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया वहाँ साइड से। उसके अंतर्गत जिन स्टेशनों पर कार्य चल रहा है, इनमें से नागौर भी एक स्टेशन है। यहाँ पे क्या कार्य चल रहा है, क्या यहाँ की प्लानिंग है,
क्योंकि सबसे जो आवश्यक है इन स्टेशन के लिए ये छोटे स्टेशन रहे हैं। पहले यहाँ मीटर गेज थी, तो यहाँ पर ब्रॉड गेज आई, इलेक्ट्रीफाई हुआ, गाड़ियों की संख्या बढ़ी और आने वाले समय में और गाड़ियाँ बढ़ेंगी। आने वाले समय में दोहरीकरण भी होगा इन सेक्शनों का। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो पुराना स्ट्रक्चर है और जो नया स्ट्रक्चर है और जो स्पेस उपलब्ध है, ये सारा प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाए, जिससे कि यात्रियों को जो भी सुविधा हम लोग प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं वो वास्तव में यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक हो। और जो भी इन्वेस्टमेंट रेलवे कर रही है और इतना बड़ा एक कार्यक्रम रेल मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वो एक पॉजिटिव रूप में यात्री सुविधा के रूप में निकल के आए। एक ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा एक उद्देश्य ये भी है कि आप जैसे पत्रकारों से मुलाकात होना, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होना और लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, जिससे कि जो भी हम लोग डीडवाना शहर के अस्पताल चौराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल का सौंदर्यीकरण कार्य पिछले 6 महीनों से अधिक समय से अधूरा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों और शहर के सौंदर्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सर्किल पर स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को सुरक्षित हटाकर यह कार्य करीब 12 महीने पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब यह बीच में ही थम गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस कार्य के लंबे समय तक अधूरे रहने के पीछे कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं भी बताई जा रही हैं। दिसंबर माह में एक व्यक्ति द्वारा सर्किल पर लगी पत्थर की एक जाली तोड़ दी गई थी, जिसे बाद में बदल दिया गया। हालांकि 4 जनवरी की रात को फिर से 19 जालियां टूटी हुई मिली, जिसके बाद से यह काम पूरी तरह से बंद हो गया और तब से दोबारा शुरू नहीं हो सका है। आश्चर्य की बात यह है कि राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े इस सर्किल का काम पूरा नहीं हो पाना एक सवाल है। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी इस अधूरे कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे के पास स्थित चंबल पेयजल परियोजना के वाटर रिसाइकल प्लांट में आज एक श्रमिक युवक की गहरे टैंक में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद प्लांट में हड़कंप मच गया और पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान भरतपुर जिले के थाना रुदावल क्षेत्र के गांव नगला झोर निवासी 22 वर्षीय ब्रजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। ब्रजेंद्र चंबल परियोजना में संविदा के आधार पर काम करता था। चंबल परियोजना के अधिशासी अभियंता गोकुलेश देशवाल ने बताया कि इस वाटर टैंक की नियमित सफाई की जाती है। रोजाना की तरह ब्रजेंद्र अपने 2 अन्य साथियों के साथ रस्सी के सहारे टैंक की सफाई करने के लिए उतरा था। सफाई कार्य के दौरान वह 15 फीट गहरे टैंक में फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद सुरक्षा उपायों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि यदि आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए जाते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक मुआवजे और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यह परियोजना से जुड़ा दूसरा बड़ा हादसा है। 3 दिन पहले ही चंबल परियोजना की भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के दौरान गांव नगला जंगी के पास खोदे गए एक गड्ढे की ढाया गिरने से 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की दबकर दर्दनाक मौत हो गई थी। लगातार होते हादसों के बावजूद भी सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और परियोजना के अधिकारी इसको लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। डीग जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में 16 विभागों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और 60 से अधिक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविरों में प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बांस बुर्जा में आयोजित शिविर में खातेदार कुलवंत सिंह, गुरनाम सिंह और गुरबचन सिंह का लंबे समय से लंबित बंटवारा उपखंड अधिकारी सीकरी के निर्देशन में तहसीलदार द्वारा तैयार कराकर सुलझाया गया। लाभार्थियों ने इस पहल पर खुशी व्यक्त की और राज्य सरकार के अभियान की सराहना की। ग्राम गुहाना के नवल पुत्र धर्मजीत को कई वर्षों से प्रयास करने के बाद भी पैतृक आवास का पट्टा नहीं मिल पा रहा था। आज गुहाना शिविर में अधिकारियों को अपनी समस्या बताने पर उन्हें मौके पर ही पट्टा प्रदान किया गया। नवल अब इस पट्टे के आधार पर बैंक से लोन लेकर डेयरी पालन कर सकेंगे, जिससे उनके परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा।
उन्होंने सरकार और प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। ग्राम पंचायत खोरी में आयोजित शिविर में शमसू पुत्र जहूर खान को अपने पुश्तैनी मकान का आवासीय पट्टा प्राप्त हुआ। तहसीलदार सीकरी और शिविर प्रभारी पवन गुर्जर के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी ने मौके पर ही मकान की पेमाइश कर पट्टा जारी किया। इस पहल से लाभार्थी को अपने पैतृक मकान पर स्वामित्व की खुशी मिली और उसने राज्य सरकार की इस मुहिम की प्रशंसा की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा वास्तव में अंतिम व्यक्ति के आमजन को संबल प्रदान कर अंत्योदय के मूल उद्देश्य को साकार कर रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी नागौर इकाई ने नागौर नगर परिषद के सहायक नगर नियोजक कौशल कुमावत को 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर को एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके भतीजे के नाम पर रजिस्टर्ड वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की तकनीकी रिपोर्ट सकारात्मक बनाने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था। रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी कौशल कुमावत द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और 4 लाख लेने तय हुए, जिसके बाद उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी रेंज अजमेर कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी चौकी नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप कार्रवाई में आरोपी कौशल कुमावत को 4 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस राशि में 20,000 के असली नोट और 3,80,000 रुपए के नकली नोट शामिल थे। आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जो कार्रवाई की है, किस प्रकार की आपके पास क्या परिवार था और किस प्रकार से ये कार्रवाई संपन्न हुई? जी, हमारे पास एक कंप्लेन आई थी। एक वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज के लिए परमिशन चाहिए थी, जिसमें तकनीकी रूप से सकारात्मक रिपोर्ट इनको देनी थी। कौशल जी जेटीपी हैं। इन्होंने वो रिपोर्ट देने के एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत मांग की थी। जब हमने रिश्वत मांग सत्यापन करवाया तो 4 लाख पे डील फाइनल हुई। परिवादी के पास इतने रुपए ना होने के कारण हमने थोड़े डमी नोट भी उसमें मिलाए, तो लगभग 3,80,000 रुपये के डमी नोट थे और 20,000 रुपये के भारतीय मुद्रा प्रचलन में जो है वो नोट थे। तो इनको 4 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया। अच्छा मैम, इनकी डिमांड कितनी रही थी? 5 लाख रुपए की डिमांड थी। और भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है या अभी प्रारंभिक? अभी प्रारंभिक जांच में तो इन्होंने ही लिए हैं पैसे और इन्हीं के पास फाइल पेंडिंग थी। इनको फिर आगे भेजनी थी। तो इतनी बड़ी ये रकम है, तो ऊपर ये जैसे फाइल जानी थी, इन्होंने बताया ना कि ऊपर वाले अधिकारी जो है या जनपद में किए उनके पास ही इसका हिसाब है? इन्होंने अभी तक तो नहीं बताया। ऊपर वाले अधिकारी, परिवादी का ये कहना है कि जब इनके पास से क्लियर हो जाती फाइल तो ऊपर वाले अधिकारी अपना अलग हिस्सा मांगते, पर अभी किसी से कोई वेरिफिकेशन नहीं था तो हम किसी का नाम नहीं ले सकते। परिवादी का ये भी कहना है कि टोटल फाइल की एवज में 20 लाख रुपए मांगे गए थे नगर परिषद में अलग अलग कर्मचारियों को। हाँ, वो परिवादी का कहना है, पर इन्हीं के पास अभी फाइल पेंडिंग थी। इनसे पास होके आगे जाती तब हम आगे किसी से वेरिफिकेशन करवाते, इसलिए हमने अभी किसी का वेरिफिकेशन, इन्हीं का वेरिफिकेशन हो पाया, इसलिए आगे का सत्यापन वो परिवादी ने जो भी कहा है उसकी मैं सत्यापन में सिंगल सत्यापन इन्हीं का ही हुआ है और इन्होंने ही 5 लाख रुपए मांगे थे और 4 लाख पे डील फाइनल हुई थी। वो भी आएंगे जांच के दायरे में जिन्होंने 20 लाख? हाँ, सभी जांच के दायरे में आएंगे, पर इन्होंने पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया था परिवादी ने, इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। कितने समय से पद पर थे? इनकी घर की सर्चिंग होगी? हाँ, इनके घर की खाना तलाशी भी ली जाएगी और इनके बताए अनुसार ये अभी 2021 में पोस्टिंग इनकी हुई थी, तब से ये थोड़ा टाइम सीकर है, उसके बाद यहाँ नागौर में कार्यरत थे। ये कहाँ का मामला है जहाँ पर ये कोल्ड स्टोरेज के संबंधित पूरा जो परिवादी ने अपने शिकायत दी है, जहाँ पर ये नागौर का ही मैटर है। नागौर मैम, एक ये बात सीधा परिवादी ने इनको पैसे दिए जिस समय आपने ट्रैक किया? जी, परिवादी ने इनको पैसे दिखाए और इन्होंने कहा ठीक है रख दो, तो इन्होंने पैसे। ये रिश्वत कहाँ ली गई थी? नगर परिषद में दी गई? हाँ, नगर परिषद में इनके खुद के ऑफिस में इनकी दराज से रिश्वत बरामद हुई है और जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी है। इन्होंने रिश्वत दी थी। अनुसंधान के आधार पर आगे क्रिया जोड़ी जाएगी?
जी, अनुसंधान के आधार पर आगे कड़ियाँ दी जाएगी और अनुसंधान जिनको भी मिलता है वो आगे की तफ्तीश करेंगे। जोधपुर शहर के बांसनी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। शव मिलने की सूचना पर बांसनी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलाया ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा सके और मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी पहचान के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध लग रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गहन जांच के बाद ही हो पाएगा। अब यह युवक कौन है और कैसे इसकी मौत हुई और कैसे वो उस पानी में पहुंचा, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 9 बजे हमारा खास बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन के साथ ही जिले की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 94142499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीपीसी राजस्थान को। नमस्कार।